नमस्कार मित्रों, मैं बालेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। यदि आप लोगों को हमारे किसी भी टॉपिक पर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, हम आप लोगों की पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। आज का जो अपना टॉपिक है वह है संविधान सभा। संविधान सभा होता क्या है, संविधान सभा की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो बात कुछ ये है कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के समय से बराबर संविधान की मांग की जा रही थी और उस संविधान के निर्माण के लिए क्या है, हमें एक संविधान सभा की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है, संविधान का मतलब क्या है। संविधान का क्या मतलब है, संविधान का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानें। तो संविधान उन नियमों का समूह या संग्रह होता है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार का संगठन किया जाता है। क्या? संविधान उन नियमों का समूह या संग्रह होता है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार का संगठन किया जाता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है। तो देश का अगर सर्वोच्च कानून की बात करें तो देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है। तो चलिए, संविधान उन नियमों का समूह या संग्रह होता है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार का संगठन किया जाता है। संविधान उन नियमों का समूह या संग्रह होता है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार का संगठन किया जाता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। तो देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है। अब ये बात हो गई संविधान की, संविधान की परिभाषा की। अब यदि हम बात करें संविधान शब्द आया कहां से, सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग ब्रिटिश नागरिक हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग ब्रिटिश नागरिक हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। क्या? विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग ब्रिटिश नागरिक हेनरी मैन द्वारा किया गया। विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग हेनरी मैन के द्वारा किया गया। अब बात आती है कि भारत में सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भारत में सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग सन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में किया था। इन्होंने इस स्वराज विधेयक में ही क्या किया था? संविधान की मांग कर दी थी। भारत में एक अलग संविधान की मांग कहां पर की गई थी? सबसे पहले तो स्वराज विधेयक में ही कर दी थी। तो क्या है? भारत में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा अपने स्वराज विधेयक में किया गया। इन्होंने सबसे पहले स्वराज विधेयक में क्या किया?
एक संविधान शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि भारत के लिए एक अलग संविधान होना चाहिए और सबसे पहले इन्होंने भारत के लिए एक अलग संविधान की मांग कर दी। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो संविधान बनाएगा कौन, ये जो संविधान बनेगा इसे बनाएगा कौन और इसको बनाने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जो व्यक्ति बनाएगा उसके लिए क्या योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए, इस बारे में यहां पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई थी। अब चल आगे जब हम लोग जाते हैं तो आगे पहुंच जाते हैं कहां, आगे चलते चलते हम लोग पहुंचते हैं 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ये कहते हैं भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। भारत का जो संविधान हो वो कैसा हो, भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। क्या 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। अब क्या होता है, अब कुछ दूर हम और चलते हैं, कुछ दूर चलते चलते यहां से पहुंचते हैं हम कहां, 1928 ईस्वी में। जब हम इस 1928 ईस्वी में आते हैं तो 1928 ईस्वी में हमें एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम होता है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, एक नेहरू रिपोर्ट लाते हैं और नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण का प्रयास करते हैं। लेकिन इनका प्रयास क्या होता है, असफल हो जाता है। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका यह प्रयास असफल हो जाता है। क्या 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण का प्रयास करते हैं। या प्रयास किया, किंतु इनका यह प्रयास असफल रहा। प्रयास तो असफल हो गया, लेकिन यदि आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयास किसने किया, तो सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयास मोतीलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। सबसे पहले 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण का प्रयास किया, किंतु इनका जो प्रयास था वह असफल हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे चलते चलते हम पहुंचते हैं कहां, 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में हमें एक व्यक्ति मिलते हैं जो वामपंथी आंदोलन के मुख्य नेता होते हैं। क्या एक व्यक्ति मिलते हैं जो वामपंथी आंदोलन के मुख्य नेता होते हैं, उनका नाम होता है एम.एन. राय, मानवेंद्रनाथ राय। तो 1934 ईस्वी में कौन मिलेंगे, मानवेंद्रनाथ राय मिलेंगे। वो कहते हैं यदि आपको संविधान बनाना है तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो कई बार पूछता है संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, यह विचार किसका है? तो यह विचार एम.एन. राय का है, मानवेंद्रनाथ राय का है। तो चलिए 1934 ईस्वी में
1934 ईस्वी में एम.एन. राय, मानवेंद्रनाथ राय ने यह विचार रखा कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। मानवेंद्रनाथ राय ने क्या विचार रखा कि अगर हमें संविधान बनाना है तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। यह विचार एम.एन. राय द्वारा रखा गया। अब आगे क्या होता है, 1935 ईस्वी में इन्होंने विचार रखा। 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करती है, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग कर देती है। क्या है, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग करती है, संविधान सभा की मांग कर देती है। क्या हुआ, 1935 ईस्वी में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कर दी। अब क्या होता है, अब इसके आगे जब हम चलते हैं, देखिए बहुत आहिस्ते से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत आहिस्ते से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब आगे जब हम चले, अब क्या हुआ, 1935 तक की बात हो गई। 1935 के बाद कुछ दूर और चलते हैं, कुछ समय और बीतता है। जब कुछ समय और बीतता है तो हम लोग कहां पहुंचते हैं, कुछ समय और बीतता है तो हम लोग कहां पहुंचेंगे, जब कुछ समय और बीतता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं 1938 ईस्वी में। कहां पर, 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में जब पहुंचते हैं तो यहां पर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 ईस्वी में जब हम पहुंचते हैं, 1938 में जब हम पहुंचते हैं, यहां पर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो ये कहते हैं यदि हमें संविधान सभा का निर्माण करना है तो इसके निर्माण करने के लिए क्या होना चाहिए, संविधान सभा का निर्माण यदि हमें करना है तो संविधान सभा बनाने के लिए हमें वयस्क मताधिकार लेना चाहिए। उन्होंने कहा संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। क्या, 1938 में हमको एक व्यक्ति मिले जिनका नाम होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कहते हैं संविधान सभा का जो निर्माण किया जाए तो उसको वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। क्यों ना वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। तो क्या कहते हैं ये, संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए। तो क्या कहा, 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा जो संविधान सभा का निर्माण किया जाए वो संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। अब बात आती है वयस्क मताधिकार क्या होता है।
वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो वयस्क मताधिकार का मतलब है कोई भी व्यक्ति एक वोट देगा, कोई भी एक व्यक्ति एक वोट देगा, वो भी बिना किसी भेदभाव के, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वह गरीब वर्ग का हो या अमीर वर्ग का, सभी को एक मत या एक वोट डालने का अधिकार होगा, चाहे वो किसी बड़ी पोस्ट में हो या किसी द्रोयन दर्जे का हो। क्या सभी व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार होगा। हमारे यहां कई वर्षों तक क्या था, हमारे यहां कई वर्षों तक जो वोट डालने की न्यूनतम आयु थी, वोट डालने की जो न्यूनतम आयु थी वो कितनी थी? 21 वर्ष थी। कई वर्षों तक वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 में इसको क्या कर दिया गया? न्यूनतम आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ कई वर्षों तक जो वोट डालने की न्यूनतम आयु हुआ करती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 से घटाकर न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। ये तो हो गई 1938 तक की बात। अब यहां पर क्या होता है? 1939 ईस्वी आती है। जब 1939 ईस्वी आती है तो क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। यहां पर क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1939 ईस्वी जब आते आते क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। यहां हम लोग बात कर रहे थे संविधान सभा के निर्माण की, और एक तरफ क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, तो जो ब्रिटेन की सरकार थी, कहां की? ब्रिटेन की सरकार क्या कहती है? भारतवासियों से, भारत के लोगों से कहती है कि आप ऐसा करिए, आप हमें अपनी सेना दे दीजिए, उसके बदले में हम आपको संविधान बना लेने देंगे। अभी तक संविधान को हमें मंजूरी नहीं मिली थी। संविधान बनाने के लिए ब्रिटेन की सरकार द्वारा या ब्रिटिश शासन द्वारा हमें क्या है? संविधान बनाने की मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन इधर ब्रिटेन ने क्या कहा? ब्रिटेन ने कहा आप हमें अपनी सेना दे दीजिए, उसके बदले में हम आपको संविधान बनाने के लिए मंजूरी प्रदान कर देंगे। तो इधर क्या होता है? अगस्त 1940 ईस्वी में। कब? अगस्त 1940 ईस्वी में। अगस्त 1940 ईस्वी में क्या होता है? ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश शासन द्वारा संविधान निर्माण के लिए अस्थायी मंजूरी प्रदान कर दी जाती है। क्या? संविधान निर्माण के लिए स्थायी नहीं थी, अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई। क्या हुआ? 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश शासन को क्या हुआ? सेना की जरूरत पड़ी। जब सेना की जरूरत पड़ी तो उसने भारत से कहा कि यदि भारत हमें अपनी सेना दे देता है तो हम उसके बदले में उसको संविधान निर्माण कर लेने देंगे। इस तरीके से उसने केवल बात कही थी, अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी थी कि आप हमें सेना दे दीजिए और आप क्या करिए? संविधान निर्माण कर लीजिएगा। अभी ये नहीं कहा था कि आप कर लीजिए संविधान का निर्माण, ये कहा था कर लीजिएगा। आगे जब युद्ध खत्म होगा उसके बाद आप क्या करिएगा? अपना संविधान निर्माण करिएगा। अब यहां तक की बात हो गई। अब यहां के बाद क्या होता है? 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में क्या होता है? 1942 ईस्वी में ब्रिटिश शासन द्वारा एक मिशन भेजा जाता है जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन, जिसमें मुख्य रूप से स्टैफर्ड
क्रिप्स आए हुए होते हैं। क्या है, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा और क्रिप्स मिशन के माध्यम से यह कहलाया गया कि भारत क्या करे, भारत क्या करे, संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण कर ले। भारत क्या करे, संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण करे। तो क्या कहा, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के माध्यम से, क्रिप्स मिशन के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने ब्रिटिश शासन ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण के लिए पूर्ण मंजूरी प्रदान की। इधर क्या हुआ, अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अभी तक क्या था, पूर्ण रूप से मंजूरी प्रदान नहीं की गई थी। अब क्या हुआ, 1940 में भारत ने अपनी सेना दी और सेना ने क्या किया, ब्रिटेन के लिए युद्ध किया। उसके बदले में क्या, 1942 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा जाता है और क्रिप्स मिशन के माध्यम से यह कहा जाता है कि आप क्या करें, अपने देश के संविधान का निर्माण कर लीजिए। इस तरीके से क्या होता है, पूर्ण रूप से मंजूरी प्रदान कर दी जाती है। पूर्ण रूप से मंजूरी मिल गई, पूर्ण रूप से यहां पर मंजूरी मिल गई। 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था, 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था, उस समय ब्रिटेन में 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया, उस समय ब्रिटेन में चर्चिल की सरकार थी। किसकी? विंस्टन चर्चिल की सरकार थी। क्रिप्स मिशन के समय, क्रिप्स मिशन आने के समय ब्रिटेन में चर्चिल की सरकार थी। किसकी? चर्चिल की सरकार थी। वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन आने के समय या 1942 में क्या था, ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल या चर्चिल की सरकार थी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे यदि हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार द्वारा जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया। कब? भारत में सर्वप्रथम जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या किया गया? संविधान सभा का निर्माण किया गया। क्या है? भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा का निर्माण किया गया। क्या है? भारत में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सबसे पहले जुलाई 1946 में किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण किया। यदि पूछ लेता है कि ब्रिटिश सरकार ने किसकी सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया, तो किसकी सिफारिश पर किया? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया। तो आगे अब चलते हैं। इधर बात क्या हो गई? भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब ये कैबिनेट मिशन आता है, तो इस कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या थे?
कैबिनेट मिशन के क्या उद्देश्य थे, तो देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन के दो मुख्य उद्देश्य थे। कितने? कैबिनेट मिशन के दो मुख्य उद्देश्य थे। कैबिनेट मिशन के दो मुख्य उद्देश्य थे। वो दो मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे? पहला, भारत में एक संविधान सभा का निर्माण। पहला उद्देश्य जो था वो ये था कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। और दूसरा उद्देश्य जो था वो था अंतरिम सरकार का गठन। दो उद्देश्य थे, भारत में संविधान सभा का निर्माण और अंतरिम सरकार का गठन। तो पहला उद्देश्य क्या हो जाता है? भारत में एक संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। और दूसरा उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का अंतरिम सरकार, भारत में एक संविधान सभा का निर्माण। और दूसरा जो उद्देश्य था वो था अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। तो कैबिनेट मिशन के दो मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे? पहला, भारत में एक संविधान सभा का निर्माण और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन। अब बात करते हैं आगे यदि हम बात करें तो कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने थे? कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में यदि हम बात करें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। सबसे पहले बात करें तो पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन से? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और दूसरे बात करें स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। 3 व्यक्ति थे या 3 सदस्य थे। कौन कौन से? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कौन कौन से? पहला लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे व्यक्ति जो थे उनका नाम था एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अब चलिए बात करते हैं आगे इसके। आगे यदि बात करें तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के लिए 389 सीटें 389 सीटें निश्चित की गई थी। तो क्या है संविधान? आगे यदि हम बात करें तो क्या है? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के लिए 389 सीटें निश्चित की गई थी। कितनी? 389। तो क्या हो जाता है? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के लिए 389 सीटें निश्चित की गई। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के लिए 389 सीटें निश्चित की गई। अब यदि हम बात करें कितनी सीटें कहां से थीं, कितनी सीटें थीं, यदि हम इसकी बात करें कहां से कितनी सीटें थीं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कितनी सीटें कहां से ली गई, तो जो 292 सीटें थी। कितनी? 292 सीटें जो थी
292 सीटें या 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से रखे गए, देसी रियासतों से रखे गए। तो क्या हो गया, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के लिए 389 सीटें सुनिश्चित की गई, जिसमें 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से हुआ करते थे। चलिए अब बात आती है आगे यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी को जो संविधान सभा के लिए चुना गया था वो पूर्वी पश्चिम बंगाल से चुना गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए पूर्वी पश्चिम बंगाल से चुना गया। कहां से? पूर्वी पश्चिम बंगाल से चुना गया था। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए पूर्वी पश्चिम बंगाल से चुना गया, पूर्वी पश्चिम बंगाल से चुना गया या निर्वाचित किया गया। तो यदि पूछता है तो सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के लिए कहां से चुना गया या कहां से निर्वाचित किया गया था, तो कहां से? पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित किया गया था। अब ये पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए। अब क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो जाता है और भारत देश जब आजाद होता है तो क्या होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। एक क्या? एक पाकिस्तान और दूसरा भारत, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या? आगे यदि हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे पहले संविधान सभा के लिए कहां से निर्वाचित किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे पहले संविधान सभा के लिए पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित किया गया था। कहां से? पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे पहले पूर्वी पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के लिए निर्वाचित किया गया। क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे पहले पूर्वी पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के लिए निर्वाचित कर दिया गया। लेकिन क्या होता है, हमारा देश 1947 में आजाद होता है। हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश जो था वो 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बट गया यानी कि देश का बंटवारा कर दिया गया। 2 देश बन गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। जब ये दो देश बने, एक भारत और एक पाकिस्तान, जब ये 2 देश बने तो क्या हुआ, ये जो पूर्वी पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा था, ये हिस्सा कहां? पाकिस्तान के हिस्से पर चला जाता है। ये कहां चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। जब ये पाकिस्तान में चला जाता है,
जब ये हिस्सा पूर्वी पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है तो अब ये होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अब कहां से संविधान सभा के लिए निर्वाचित किया जाए, क्योंकि ये जो पूर्वी पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा था वो कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। और ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो पूर्वी पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के लिए निर्वाचित थे। अब जब ये पाकिस्तान में चला गया तो अब ये बात होती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहां से संविधान सभा के लिए निर्वाचित किया जाए। तो इनको क्या किया जाता है, दोबारा से या पुनः इन्हें बंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से एम जयकर के स्थान पर निर्वाचित कर दिया जाता है। कहां? पुनः इन्हें बंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से एम जयकर के स्थान पर निर्वाचित किया गया। किसके स्थान पर? एम जयकर के स्थान पर निर्वाचित किया गया। दोबारा से इन्हें क्या किया जाता है, बंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से एम जयकर के स्थान पर निर्वाचित कर दिया जाता है। जब इन्हें बंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से एम जयकर के स्थान पर निर्वाचित कर दिया जाता है तो जाहिर है जब एम जयकर के स्थान पर नियुक्त होंगे या निर्वाचित होंगे तो कुछ ना कुछ उथल पुथल तो बनती है। तो क्या हुआ, यहां पर जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर संप्रु संविधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। तो क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर संप्रु ने संविधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा यानी कि त्याग पत्र दे दिया। क्या हुआ, जब बंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से एम जयकर के स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित किया गया तो उसी समय क्या होता है, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर संप्रु संविधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यदि ये कहा जाए कि भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, तो भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या 33 तथा अनुसूचित जनजाति की भारत की संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 है। भारत की संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 है। तो क्या है, भारत की संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 है। भारत की जो संविधान सभा है, भारत की संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या
26 तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 है। अब यदि हम बात करें कि भारत की संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहां से थे, क्या यदि हम बात करें भारत की संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहां से थे, तो भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत आज के समय का यूपी यानी उत्तर प्रदेश से थे। क्या संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से कितने 55 थे। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत आज के समय का उत्तर प्रदेश से थे, जो कि कितने थे 55 थे। तो संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से, जो कि 55 थे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे यदि बात करें कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी? 15 महिलाएं थी। भारत की संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थीं भारत की संविधान सभा में। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो गई संविधान सभा की बात। यदि हम बात करें हमारे संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई होंगी, कितने अधिवेशन हुए होंगे, क्योंकि मैंने बताया था हमारे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 2 घंटे का समय लगा था। तो इसमें कई अधिवेशन हुए होंगे, कई बैठकें हुई होंगी, तभी जाकर हमारा क्या एक संविधान तैयार हुआ होगा। तो चलिए जानते हैं हमारे संविधान निर्माण के लिए यदि हम बात करें संविधान सभा के बैठकों की, तो संविधान सभा की कुल 166 बैठकें तथा 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की 166 बैठकें तथा 12 अधिवेशन हुए थे। तो क्या है? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की 166 बैठकें तथा 12 अधिवेशन हुए थे। 12 अधिवेशन हुए। हमारे भारत के संविधान के निर्माण के लिए क्या हुआ? 166 बैठकें हुई तथा 12 अधिवेशन हुए। 12 अधिवेशन हुए। अब यहां पर बात आती है, यहां तक तो बात हो गई संविधान सभा के निर्माण की और संविधान सभा के बैठकों की संख्या भी बता दी मैंने। लेकिन संविधान सभा की 3 बैठकें हैं जिनसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। तो शुरुआत की उन 3 बैठकों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यदि हम बात करें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यदि हम बात करें संविधान सभा की पहली बैठक की, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। अब इसमें एक बात आती है, संविधान सभा की बैठक होनी है, संविधान सभा की बैठक करनी है, तो संविधान सभा की बैठकों के लिए या बैठक के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। ये होता है कि कोई ना कोई एक अध्यक्ष होना चाहिए जो क्या करे, इस बैठक को संचालित करे। तो इसके लिए यहां पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। तो क्या इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। और यह होता है कि संविधान सभा की बैठक को संचालित करने के लिए कोई ना कोई एक अध्यक्ष होना चाहिए। तो इस समय यहां पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। अब अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी बैठक की, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। इसमें यह होता है कि अस्थायी अध्यक्ष से काम नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? संविधान सभा के लिए एक स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए और कोई ना कोई उपाध्यक्ष होना चाहिए, संवैधानिक सलाहकार होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एच.जी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है तथा वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में निर्वाचित किया जाता है। तो क्या है इसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया तथा एच.जी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में निर्वाचित किया गया। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.जी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और जो वी.एन. राव थे, वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में निर्वाचित किया गया। अब थोड़ी सी तीसरी बैठक की बात करते हैं। क्या? संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है वह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में होती है। इसमें क्या होता है, तीसरी बैठक में ही, संविधान सभा की तीसरी बैठक में ही
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। संविधान सभा की तीसरी बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या लाया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें क्या हुआ? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। कई बार क्वेश्चन पूछता है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और यहीं से संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। यहीं से संविधान निर्माण का कार्य क्या होता है? शुरू हो जाता है। और आगे यदि हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। संविधान 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया जाता है? पारित कर दिया जाता है। और जो हमारा संविधान होता है, संविधान निर्माण में जैसा कि मैंने बताया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान क्या किया जाता है? पारित कर दिया जाता है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया। हमारे देश का संविधान कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे देश यानी भारत का संविधान पारित कर दिया गया। अब बात करते हैं आगे एक बात आती है क्या? हमारे देश के राष्ट्रीय गीत। हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वह वंदे मातरम है और मुंडकोपनिषद से लिया गया है या मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बात ये आती है कि हमारे देश के राष्ट्रीय गीत की मान्यता कब मिली? हमारे देश के राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकारा गया? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया या स्वीकारा गया। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम, उसे संविधान सभा ने कब स्वीकारा? 24 जनवरी 1947 में। हमारे देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। हमारे देश यानी कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया। अब इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता जो थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। किसके? वंदे मातरम, भारत के राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, इस वंदे मातरम के जो रचयिता थे वो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अब यदि बात करें भारत का राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया है, तो वंदे मातरम मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वह मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब क्या होता है, आगे क्या होता है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। कब? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को आज भी हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।